वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस। ये एक्चुअली इसे कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं, जहाँ से ये क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, परेशान नहीं हुए किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, बस ये हमें सीखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2/2 का क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता है, 3/3 का हम लोग अडॉप्ट करेंगे। हालांकि याद रखना टर्म 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो 2/2 के वहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 16। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 16, पेज नंबर 142। पेज नंबर कितना है? 142। मेरी बुक से है पेज नंबर 142, एक्सरसाइज 4.5, और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। 2 - 1 1। क्या बात कही गई है? मैट्रिक्स ए आपको गिवन की जा रही है, 2 - 1 1, आफ्टर देन -1 2 - 1 एंड एट लास्ट 1 - 1 2। कुछ वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? प्रूव दैट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चा, प्रूव दैट। हाँ, क्या प्रूफ करना है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। a³ - 6a² a³ - 6a² प्लस 9a - 4i प्लस 9a - 4i = 0। बच्चा ये देखो, रिजल्ट वेरीफाई करना है। रिजल्ट को इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। LHS लेंगे, RHS 0 आ जाना चाहिए, बात बन जाएगी। अब अगर LHS लेते हैं तो LHS में क्या क्या जानते हैं? I जानते हैं, A जानते हैं। A गिवन है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डिपेंड करता है A कितने बाय कितने का गिवन है। जो ऑर्डर A का होगा वही I का होगा। दो चीजें तो क्लियर हो गई। क्या नहीं जानते हैं? a² a³। टारगेट फिक्स हो गया। टारगेट ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, a² और a³ का वैल्यू जनरेट करना है। चलो a² देख लेते हैं किस तरह से जनरेट किया जाएगा। तो a² का मतलब है, गलत बात, a² का मतलब है a × a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2 - 1 1, -1 2 - 1 1 - 1 2। यहां से देखो a जो है ये क्या है, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2। हाँ, ये बात समझ आती है। अब हमें क्या करना है बच्चा? मल्टीप्लाई करा देना है। 2 2 जा 4 1 1 यानी 6। यहाँ से -2 - 2 -1 -4 देन -5। यहाँ से 2 1 3 2 5। फिर देखो -1 -2 -4 -5। यहाँ से 1 4 6। यहाँ से -1 -2 मीन्स -3 एंड आफ्टर देन -6। -1 -2 -3 2 -5। बच्चा क्या हो जनरेट होगा? -5। फिर देखो नेक्स्ट 2 1 2 मीन्स 5। यहाँ से देखो -1 -2 -2 मीन्स -5। लास्ट 1 1 देन वी गेट दिस 6। ठीक है, ये बच्चा क्या जनरेट हुआ है? ये जनरेट हुआ है a²। अब हमारी बारी किसकी है? a³ जनरेट करने की है। a³ कैसे ही जनरेट करते हैं? तो हम जानते हैं a³ की वैल्यू होती है a² × a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a²? a² की वैल्यू आती है 6 - 5 देन +5, आफ्टर देन -5 6 -5 एट लास्ट 5 -5 एंड 6। जबकि मैट्रिक्स A जो हमारे पास है वो क्या है? वो है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल है। बच्चा अभी हमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। बोलो तो जरा क्या मिलेगा? 6 2 जा 12 5 17 17 5 22 17 5 22। आफ्टर देन -10 -16 -5 -21 एंड एट लास्ट 10 5 15 6 गेट 21। फिर बच्चा -6 -10 -16 -5 -21। यहां से फिर हमने देखा तो हमें देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है? a' मीन्स 5 12 15 5 15 5 21 15 5 21। यहाँ से 5, यहाँ से 12 और 5 17 17
और 522 होगा बच्चा, 17 522 होगा। फिर देखो ध्यान से, -5 -10 -15 -61। फिर देखो बच्चा जरा ध्यान से, 1 मीन्स 6 5 6 5 11 10 21। आफ्टर देन -5 -6 -10 -21 एंड एट लास्ट 22 आना चाहिए। 5 5 10 12 सही है बच्चा, 22। ये हमारे पास क्या जनरेट हो चुका है, ए क्यूब जनरेट हो चुका है। आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो रिजल्ट वेरीफाई करवा रहा है उसका क्या ले लेंगे, एलएचएस पार्ट ले लेंगे। आसान है बच्चा, बिल्कुल आसान है। हमने क्या ले लिया बच्चा, एलएचएस पार्ट ले लिया है। एलएचएस पार्ट में बच्चा क्या बात कही जा रही है, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू क्या है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 22 -21 प्लस 21 -21 22 -21 देन 21 -21 22। यहां से -6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 6 -5 प्लस 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6। यहां से बच्चा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो 9, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ ए, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। यहां से बच्चा नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 1 0 0 1 0 0 1। देखो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। ये 22 6 6 जा 36, ये नेगेटिव हो गया, 9 2 जा 18। अब 22 में बच्चा जब हमने 18 को ऐड कर दिया देन वी गेट दी 40, जबकि यहाँ से 36 मिला था। यहाँ से -4 कर देने पर ये भी -40 बना देगा, यानी सिंप्लीफाई करने पर जो हमको फर्स्ट एलिमेंट देखने को मिल रहा है वो 0 देखने को मिल रहा है। सेम प्रोसेस ये रहा, -21, यहाँ से +30 -9, तो ये देखिए -30, यानी ये भी हो जाएगा 0 बच्चा। सेम पैटर्न पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। अगर इनकेस अगर आपको नहीं मिलता तो समझ लेना कि यहाँ समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, पूरी कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गया। वैसे एरर हुआ नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हमने एलएचएस लिया था और हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि ये बच्चा क्या हमको मिल गया, आरएचएस मिल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। थोड़ा सा और इसी सीरीज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। अगर हम इस पूरे फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो हमको ये पता चल रहा है, आपको अब क्या ही आप बताएंगे, ये अगर ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये किस तरह की मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा प्रिंसिपल डायगोनल का अपर है वैसा ही लोअर है। तो बच्चा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो मिल रहा है वो भी कैसा है, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो क्यूब हुआ है वो भी किस तरह की मैट्रिक्स प्रिपेयर हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिपेयर हुई है। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, क्या कहा, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो ये इंप्लाइज करेगा ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्या कहा, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क आपको दे देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क आपके लिए बच्चे ये रहा, आप मुझे बताएंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताना है, साथ ही साथ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी डिफाइन करना है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जिस तरह से हमने यहाँ से ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई की हैं कि अगर ए एक सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा। सेम पैटर्न पर आप मुझे बताएंगे कि अगर ए एक इसकी सिमेट्रिक है तो फिर ए स्क्वायर ए क्यूब क्या होगा। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरा क्वेश्चन बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये होगा होमवर्क। चलिए बच्चा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स के देखो एक्चुअली हम लोग ए इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। देखो कुछ डाटा की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको इसी जगह से बच्चा रफ करना पड़ेगा, मेरे सामने मजबूरी है, ठीक है। हालांकि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, तो अभी हम लोग एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे थे और मुद्दे वाली बात ये थी कि ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एक मेथड अभी ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। कोफैक्टर का मेथड था, आपको अच्छे से याद होगा। अभी क्या है कि वो इस इक्वेशन के थ्रू, ये जो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के थ्रू आपसे ए इनवर्स जनरेट करवाना चाहता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से किस तरह से इनवर्स जनरेट हो सकता है। ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i इक्वल, ये देखो बच्चा 0 मिल जाता है। अब बच्चा हम क्या कराने जा रहे हैं, हम प्री मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई। मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर आखिरकार यहाँ पर आप प्री वर्ड क्यों लगा रहे हैं। हाँ बच्चा, ये बात आपकी सही है, तो ये भी आपके लिए होगा होमवर्क। आप मुझे बताएंगे
कि मल्टीप्लाई में प्री लगाना, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्री वर्ड को ऐड करना जरूरी है? क्या कहा? आप मुझे ये बताएंगे कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्री लगाना जरूरी है? अगर है तो आप बताएंगे प्री के साथ में और क्या क्या वर्ड हम ऐड कर सकते हैं और ये क्यों ऐड किए जाते हैं। चलिए बच्चे यहाँ से आगे समझने की कोशिश करते हैं। ए इनवर्स को अंदर रन करा है तो ये इसके साथ में ए स्क्वायर बना देगा, जबकि इसके साथ में बनाएगा 6a, और यहाँ से आप जानते हैं ए इनवर्स ए बना देगा और 4i ए इनवर्स बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? 4i ए इनवर्स। यहाँ से आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा। ओवरऑल यहाँ से मिलकर जाता है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस ए इनवर्स ए मिलकर के बच्चा आई बना देते हैं और यहाँ से मिल जाता है 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। मैडम जी ने लोअर क्लासेस में सिखाया था, क्या सिखाया था कि जिसकी वैल्यू चाहिए वो वन साइडेड, बाकी सब कुछ अदर साइडेड। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा? हमको वैल्यू चाहिए ए इनवर्स की, तो हम क्या करते हैं ए इनवर्स को इधर ले आते हैं। तो हम अभी देख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ये बात तो सही है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आसानी से जनरेट हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा a माइनस 3i का होल स्क्वायर लिखा गया है। मगर कोई बात नहीं, अभी क्या है कि अपने पास सारी वैल्यूज हैं तो ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, इसको सीधे ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 1/4 ए स्क्वायर की वो देखो वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 देन 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए देखो हमको दे दिया गया है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 एंड 1 माइनस 1 2, ये बात सही है, प्लस 9 1 0 0 1 0 0 1, ये बात सही है बच्चा। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, केवल इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए बच्चा एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं, तुम्हें भी थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भैया जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या कहा? ए इनवर्स इक्वल 1/4, यहाँ से देखो बच्चा 6 माइनस 12 तो हो गया -6, -6 प्लस 9 देन वी गेट दी 3। सेम प्रोसेस बच्चा, -5 और प्लस 6 मीन्स प्लस 1। यहाँ से बच्चा 5 माइनस 6 मीन्स -1। फिर देखो बच्चा यहाँ से -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 मीन्स +1। यहाँ से देखो 6, फिर ये 6 2 12 तो -6 प्लस 9 देन वी गेट द +3। आफ्टर देन 6 -5 -6 देन वी गेट द -11। अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो देख लेते हैं। 5 - 6 देन वी गेट द -1। फिर देखो बच्चा यहाँ से -5 यहाँ से ये +6 बना देता है देन वी गेट दी +1, और यहाँ से अभी अगर देखते हैं तो 6 - 12 -6 देन वी गेट दी +3। बच्चा कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में कुछ एरर है, यहाँ से कोई एक टर्म में गड़बड़ी पाई जा रही है। ये देखो बच्चा यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि -1 होगा, ये देखो मैट्रिक्स 1 को कॉपी करने में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ले लेते हैं तो अब हमको देखने को मिलता है यहाँ से -5 यहाँ से +6 देन वी गेट दी +1, तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है +1। हालांकि मैंने कैसे पता लगा लिया था कि इसमें एरर है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रिपेयर हो रही है। देखो जरा ध्यान से, बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से अभी जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था उसको एक बार फिर से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक, तो याद रखेंगे ए इनवर्स ए स्क्वायर ए क्यूब सिंपली a टू द पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बात समझे या नहीं समझे? अगर एक मैट्रिक्स से सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स जो जनरेट होगा या फिर उसकी पावर जो भी आप जनरेट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बताने लायक है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग कल काफी काम कर चुके हैं, इसलिए आज चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्या कहा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये बच्चा प्रॉपर्टी होती है। मेरी बात समझिए नहीं समझे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। चलिए बच्चा आगे इसी सीरीज में बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 4.6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 4.6 बच्चा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हर टाइप को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ये चीजें आप लोअर क्लासेस में सीख करके आए हैं। क्या कहा? इन चीजों को आपने कहां पर डिस्कस किया है? लोअर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल लोअर क्लासेस में आपने 2D के लिए डिस्कस किया है। 2D इन द सेंस आपने केवल x और y जो सिस्टम देखते थे उस सिस्टम में x होता था और y होता था। अभी आज की क्लास में बच्चा क्या है, सिस्टम में x और y के अलावा z भी होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक 2 वेरिएबल बेस्ड, एक 3 वेरिएबल बेस्ड। सबसे पहले क्या है, हम लोग इसका कंसेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। बच्चा ये जो होमोजीनियस होता है तो होमोजीनियस का फॉर्म हमेशा होगा ax=b, मतलब एक्सप्रेशन में आपको RHS में कांस्टेंट दिए होंगे। होमोजीनियस का जो भी फॉर्म होता है उसका एक्सप्रेशन होता है हमेशा ax=0। अब ये जो होमोजीनियस होता है ये दो तरह के सोल्यूशन अपने अंदर कंटेन करता है। एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन यहीं से रेज हो जाता है, वो आपको एक्सप्रेशन देगा, पूछेगा, बोलो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। किसके पास? नॉन होमोजीनियस के पास। एक इनकंसिस्टेंट, दूसरा कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी का जो केस होता है वो हमेशा अपने अंदर नो सोल्यूशन को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है? नो सोल्यूशन को। जबकि कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो दो तरह के सोल्यूशन को रखता है। एक को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, क्या कहा? यूनिक सोल्यूशन। और एक को बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या कहा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि सर यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कब होंगे? तो यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखेगा या नो सोल्यूशन रखेगा, क्योंकि इसके पास भी ये कंडीशन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको आगे चेक करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए जब आगे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद में आपको देखने को मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहा? एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये भी 0 हो जाता है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अगर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमको पता चलता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये हमारे पास अब पूरा कंप्लीट चेन हो गया है। यानी यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम ये नहीं क्लियर कट कह सकते हैं कि वो नो सोल्यूशन को कंटेन कर रहा है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में ही रेड कलर से जो लिखा गया उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है। वेरिफिकेशन के लिए हम आगे जाते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एडजॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से समझना बच्चा, अगर ये 3/3 का है तो एडजॉइंट होगा 3/3 का, और बी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा 3/1 की होगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो कभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि बी पहले होगा कि बी बाद में होगा, तो इसलिए ये रिजल्ट वेरीफाई करके बता रहे हैं। अगर हम इसको ये लिख दें तो बच्चा बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि तब हमारे पास फॉर्मेट बनेगा 3/1 इंटू 3/3। अब देखो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा? कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए बोल रहे थे कि परेशान नहीं होना, और 2 मिनट का काम है, आपको तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बी हमेशा बाद में होगा, ये वाली कंडीशन यहाँ पर कभी भी नहीं होल्ड होगी। तो यहाँ से बच्चा ये हमारे पास रहा चार्ट। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते क्या हैं? जब लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो वहां पर इस तरह के एक्सप्रेशन को हम सीख करके आए थे। x + y = 1, x - y = 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? दोनों को ऐड कर दिया, देन वी गेट दी x = 2। बच्चा यही x = 2 उठाओ ला करके बॉडी के अंदर रख दोगे तो y = -1 देखने को मिलेगा। यानी ये x और y, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता तो क्वेश्चन को किसके लिए सॉल्व करते हैं बच्चा? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रियल नंबर r के लिए। किसके लिए सॉल्व करते हैं? रियल नंबर r के लिए। तो बच्चा अभी यहाँ से हमको पता चलता है कि x और y, ये देखो जो हमारे पास वैल्यूज हैं, r मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसके पास, अनंत संख्याओं में केवल यही वो दो संख्याएं हैं जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकती हैं? सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो इसका मतलब बच्चा ये किसका केस हो गया है? ये यूनिक सोल्यूशन का केस हो गया है। यानी यूनिक सोल्यूशन को अगर हम 2D में समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक और केवल एक ही बिंदु पर। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम एक्सप्रेशन में बोलें कि x + y = 2x + 2y = 4 एंड x + y = 2,
हाउ कैन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, ये जो सिस्टम अभी आपको देखने को मिल रहा है इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो आपने कहा सर कुछ नहीं करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए नीचे वाले में और फिर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखो 2 जब अंदर रन करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा 2x + 2y = 4, 2x + 2y = 4। बच्चा ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तीनों कैंसिल होगा तो हमको क्या देखने को मिलता है, 0 = 0 देखने को मिलता है। इससे क्या पता चल रहा है कि मैथमेटिकली तो ये बात सही है। अब मैथमेटिकली सही है मतलब ये क्या है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को कंटेन कर रहा है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ग्राफ अनंत बिंदुओं पर काटता चला जा रहा है। देखो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ग्रीन कलर से अभी आपको देखने को मिल रही है, एक ब्लू देखो इसी के ऊपर रन करा रहे हैं, ये लाइन इसी पर ओवरलैप कर जाएगी। क्या कहा, ये लाइन इसी पर बच्चा क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। और ये जब ओवरलैप करेगी तो ये ग्रीन वाली लाइन को कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी बच्चा, इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो यहाँ से ये हमको क्लियर हो जाता है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अब नो सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसी सीरीज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखा है x + y = 2 और 2x + 2y = 5, हाउ कैन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। आपने कहा सर न्यूमरेटर में सॉरी ये जो इक्वेशन 1 थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो एक्सप्रेशन अब तुमको देखने को मिलेगा 2x + 2y = 4, 2x + 2y = 5, माइनस 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 ये देखो कैंसिल हो जाते हैं तो 0 = -1। अब 0 = -1 का आप मतलब समझ रहे हैं क्या है, क्या आप 0 = -1 का मतलब समझ पाए क्या है। इसका मतलब यह है कि मैथमेटिकली तो ये बात गलत है, और जब एक्सप्रेशन मैथमेटिकली गलत होता है तो इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम किस में चला जाएगा, नो सोल्यूशन में। अब नो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन जो है वो पैरेलल हो चुका है। लाइंस किस तरीके की हैं, पैरेलल है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रहा। कैसा इंटरप्रिटेशन रहा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रहा। हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको कुछ इसी तरह से 2 लाइंस दे देगा या फिर इस तरह से 2 लाइंस आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि ये किस तरह का सिस्टम अपने अंदर कंटेन कर रही है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। हालांकि ये आपके लिए नया नहीं है, लोअर क्लासेस में अगर आपने बहुत मन लगा करके पढ़ाई की होगी तो वहां पर भी ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन की गई होंगी। क्योंकि अभी हम लोग मैट्रिक्स मेथड सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो चीजें आपको बताने की कोशिश की जा रही है वो विया मैट्रिक्स, किसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोअर क्लासेस में आप एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में भी आपने ये सब सिस्टम सीखा होगा। यानी एलिमिनेशन मेथड की थोड़ी सी याद दिला देते हैं तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। अगर सिस्टम यूनिक होता है तो मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। याद रखना ये जो एक्सप्रेशन बता रहे हैं ये इसके लिए वैलिड होगा। a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इनफाइनाइटली मैनी नो सोल्यूशन की कैटेगरी में जाते हैं तो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में बनता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जबकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के केस में ये बन जाता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो कुल मिलाकर के अभी आपको सब कुछ याद आ गया होगा। लोअर क्लासेस में किस तरह से हमने सीखा, लोअर क्लासेस में किस तरह से किया, अभी हमें क्या करना है। याद रखना क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में आप कभी भी ये एलिमिनेशन मेथड जो बता रहे थे ये नहीं अप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मेथड किस तरह से अप्लाई होता है अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पेपर अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कुछ भी पेपर में लिख करके आए, मैट्रिक्स मेथड से करना है, किससे करना है। अगर एलिमिनेशन से ज़्यादा आसान पड़ रहा है तो एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई कर देना, विया ऑप्शन कर देना। तो बहुत सारे यहाँ पर तरीके होंगे ऑप्शन को टिक करने के। चलिए बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन अडॉप्ट करेंगे, बस बच्चा एक ही क्वेश्चन, ठीक है। वहां से पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको सीरियल वाइज पढ़ाते चल रहे थे तो इस वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 2x + 3y + 3z, क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 13, 2x + 3y + 3z इक्वल्स टू 5 आफ्टर देन x - 2y + z, x - 2y + z इक्वल्स टू -4 और एट लास्ट 3x - y - z 2z = 3, -2z = 3। तो कुल मिलाकर के बच्चा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है साफ साफ 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4,
एंड 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3। तो कुल मिलाकर के बच्चे ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहा। सोल्यूशन की स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। वे ऑफ राइटिंग यही रखा जाएगा। हम यहाँ पर बताते हैं गिवन इक्वेशन आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म पर? मैट्रिक्स फॉर्म पर। मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चे क्या करेंगे, आपको एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स पिक करने हैं। एक्स के कोफिशिएंट देखो यहाँ पर तो 2, अब तुम कहोगे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो तो 3 -2 -1, यहाँ से देखो 3 1 -2। ये बच्चा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोली जाती है क्योंकि ये एक्चुअली कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड के। ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है इसलिए इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये बच्चा कांस्टेंट दिए गए थे इसलिए इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चा ये फॉर्मेट हो गया ए एक्स इक्वल्स टू बी, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है इसलिए तीनों यहाँ पर कैपिटल हैं। एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें बी क्या है? बी है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू जनरेट करना है, इसलिए जिसकी वैल्यू जनरेट करना है वो यहीं पर रखा जाएगा और ए इनवर्स बी। क्या कहा? ए इनवर्स बी। याद रखना बच्चा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका फाइनल आंसर। क्या चीज नहीं जानते हैं? ए इनवर्स नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बताते हैं वेयर ए इनवर्स इक्वल्स टू, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या जनरेट होगी? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। टारगेट फिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। चलिए बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या गिवन है? 2 3 3, देन 1 -2 1, आफ्टर देन 3 -1 -2। बच्चा यहाँ से हमने क्या किया बच्चा? ये डिटर्मिनेंट इस तरह से बच्चा 2 वर्टिकल लाइंस आपको ट्रेस करना है। अब बच्चा आगे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? 2। सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5, -3। फिर बोलो जरा, -3 से हमें क्या देखने को मिलता है? -2 -3 -5। आफ्टर देन बच्चा यहाँ से देखो +3 देखने को मिलता है, देन -1 +6, -1 +6 मीन्स +5। बच्चा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं तो 10 -15 +15, माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चा यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है? 40 देखने को मिलता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 40 आ गई है। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब अभी लास्ट क्लास में जब लास्ट वीडियो देखना तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चा क्या बताते हैं? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, अब इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखो यहाँ से कुछ समझने और देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, जरा देखते हैं। बच्चा यहाँ से हम मेंशन करेंगे कोफैक्टर्स। क्या कहा? कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो बच्चा कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? A11 A12 A13। बोलो भाई करते हैं या नहीं करते हैं? देन A21 A22 A23, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? A31 क्या करेंगे? A31 A32 एंड A33। यहाँ पर इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल। ये कुछ वर्टिकल लाइंस यहाँ पर, ये कुछ वर्टिकल लाइंस यहाँ पर, ये कुछ वर्टिकल लाइंस। यहाँ से देखो बच्चा, ये कुछ वर्टिकल लाइंस, फिर ये कुछ वर्टिकल लाइंस, फिर ये कुछ वर्टिकल लाइंस। यहाँ से देखो बच्चा, ये कुछ वर्टिकल लाइंस आई, ये देखो कुछ वर्टिकल लाइंस आई, और ये देखो कुछ वर्टिकल लाइंस आई। समझने की बच्चे क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। 1 1 का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट आपके सामने है। 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, जो बच गया उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। -2 1 -1 -2। 2 1 का मतलब क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 -1 -2। 2 2 का मतलब क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 3 -2 2 3 3 -2। 1 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 -2। 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन 1 -2 1 -2 3 -1। आफ्टर देन 2 3 का मतलब क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 -1 2 3 3 -1। यहाँ से 1 3 1 का मतलब क्या है? 3 1 का मतलब क्या है? यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 -2 1। 3 2 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 3 3 का मतलब क्या है, 3 3 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। हाँ बच्चा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। 3 2 का मतलब क्या हो गया, 3 2 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 2 3 1 1। आफ्टर देन 3 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 1 -2। बच्चा जब भी इन क्वेश्चंस को लगाना वो सुकून से बैठ करके लगाना, क्योंकि एक बार एरर हो जाएगा तो फिर आप कैच नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये 3 ब्लॉक हमेशा टैली कर रहे होंगे, किससे, इन 3 ब्लॉक से। अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं है, सीधे ही कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। चलो बच्चे यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 1 5। देखो बच्चा थोड़ा सा एरर हो रहा है, ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस का जो सिंबल मैंने आपको बताया था वो आपको सिखा दिया था कि इन दो नंबर्स को ऐड कर दो, अगर इनका सम इवन है तो फिर प्लस साइन आता है, और अगर इन दोनों का सम ऑड है तो फिर माइनस साइन आता है। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है -2 -3 -5 मतलब +5। यहाँ से -1 -1 + 6, -1 + 6 का मतलब क्या होगा, -1 + 6 +5 इज द करेक्ट आंसर, +5। यहाँ से देखो बच्चा -2 -9 -2 -9 -11 मतलब +11। यहाँ से देखो बच्चा -4 -9 -4 -9 -13 -4 -9 -13। यहाँ से देखो बच्चा -6 और +3 -3 मतलब +3। यहाँ से देखो बच्चा 3 + 6 मीन्स 9। यहाँ से देखो बच्चा 2 - 3 मीन्स +1। यहाँ से देखो बच्चा -4 -3 देन वी गेट दी -7। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए बच्चा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स, क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ बच्चा अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पर एडजॉइंट लिख देना है। यहाँ पर जो जिस तरह से नंबर्स आए इसी तरह से पुट कर दोगे। 5 5 5 आफ्टर देन 3 -13 11 एंड 9 1 -7। ये बच्चा यहाँ तक बात क्लियर होती है। यहाँ पर एक ट्रांसपोज लगाते हैं। इस ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। हालांकि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का और भी ट्रिक मैंने बता रखा है, स्वैपिंग सिस्टम। स्वैपिंग सिस्टम कहाँ पर अप्लाई होता है ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। ट्रांसपोज करने के लिए जो स्वैपिंग सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं वो स्वैपिंग सिस्टम कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। बिल्कुल सही जवाब है, गुड, बहुत बढ़िया। 5 3 9 5 3 9 देन 5 -13 1 आफ्टर देन 5 11 एंड -7। ये बच्चा हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को गेन कर चुके हैं। बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, तो यहाँ पर लिखना उचित रहेगा यूजिंग 2। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का। सर इक्वेशन 2 तो कहीं है ही नहीं। अरे बच्चा ये है, देखो इक्वेशन 2 रख देते हैं। जैसे ही यहाँ पर रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। यहाँ से बच्चा मैट्रिक्स बस 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 बस, ये बच्चा हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके रख देंगे इन इक्वेशन 1। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 के अंदर रखा, इक्वेशन 1 हमको क्या देखने को मिलती है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू तो है हमारे पास 1/40। कभी भी आप ये नहीं करना कि इसके स्केलर को अंदर भेज देना, नहीं बच्चा, इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बाहर ही रखना, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के बाद फिर इसको अंदर लेकर के जाना। 3 9 -13 1 5 11 -7। यहाँ से बच्चा देखो जरा कांस्टेंट मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 5 -4 3 5 -4 3। बच्चा एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। 25 -12 13, और ये मुझे लगता है 40 मिल गया। देखो फिर देखो बच्चा 25 और 3 28 28 एंड 13 28 52 52 60 80 80 80। फिर देखो बच्चा 25 44 और हाँ बच्चा ये देखो ये -44 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, -65 हो जाएगा और 64
40 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। ये बात सही है बच्चा जैसे हमने क्या किया 40 को अंदर रन कराया। बच्चा अब देखो जगह नहीं है, एक काम कर लेते हैं, इतना पोर्शन यहाँ से देखो रफ कर रहे हैं, इतना पोर्शन यहाँ से रफ कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। अभी क्या बताया, 40 को अंदर रन करा देते हैं तो ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ जाता है, कैपिटल एक्स आ जाता है 1 2 -1 के। किसके इक्वल आ जाता है, 1 2 -1 के। कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स वाई जेड के इक्वल था। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 -1। अब बच्चा क्या करना है, कंपेयर करा देना है। जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्स की जगह पर क्या है, 1 है, एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -3। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को उठाना है, किसी एक एक्सप्रेशन में रख देना है। चलो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 2 3 1 2 3 1। हाँ बच्चा ठीक है, इक्वेशन होल्ड हो रही है, तो किसी भी एक एक्सप्रेशन में रख दोगे तो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।